रात 3 बज रहे थे जब वो अपनी मखसूस चारपाई पर आकर लेटा। ऊपर आसमान पर हमेशा की तरह नजर आ रहे तारों को देख रहा था वो। चांद उन तारों से बहुत दूर था। वो खुली आंखों से उन्हें तक रहा था। कानों में महीने भर पहले कहे किसी के अल्फाज और जुमले गूंज रहे थे। वो ये सोच सोच कर बेचैन हो रहा था कि उसकी बचपन की मोहब्बत, उसके ख्यालों में रहने वाली वो पहली लड़की कल किसी और के नाम लिखती जानी थी। वो जिसे हमेशा अपने दिल की सल्तनत पर रखना चाहता था, वो कल किसी और के दिल की सल्तनत पर काबिज हो जाने वाली थी। वो इन्हीं सोचों में गुम था। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में अजान की आवाज़ गूंजी। अगले ही पल वो चारपाई से उतरा और पाँव में चप्पल पहन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। घर के दरवाजे को अबूर करके वो 2 गली छोड़ मोहल्ले की मस्जिद में दाखिल हुआ। वो हमेशा इसी मस्जिद में नमाज अदा करता। आज जब वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसको अपना दिल भारी भारी सा महसूस हुआ। आगे बढ़कर वज़ू किया और नमाजियों की सफ़ में खड़ा हो गया। इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। जैसे जैसे वो नमाज पढ़ रहा था, सुकून महसूस कर रहा था। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसके दिल पर से कोई भारी बोझ उठाकर रख रहा हो। नमाज पढ़कर दुआ के लिए उसने हाथ उठाए। कितनी ही देर वो बेध्यानी में अपने दोनों हाथों को घूरता रहा। आज से पहले वो जब भी अपने रब के हजूर दुआ मांगता, अपनी दुआ में सबसे पहले उसे मांगता। और आज क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? वो अपने हाथों को घूर रहा था जब पास से आती इमाम की आवाज़ पर चौंका। अपने आसपास देखा तो मस्जिद खाली थी। वो न जाने कब से यहाँ बैठा था। उसने हैरानगी से अपने गालों को छुआ तो आंसू उसके हाथ की उंगलियों पर लग गए। पिछले 1 महीने में रशीद साहब की मौत वाले दिन के बाद से वो नहीं रोया था, ना उनकी याद में और ना ही हुरिया के ना मिलने पर। फिर आज क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए थे? वो नहीं जानता था, या शायद जानबूझकर अनजान बनना चाहता था कि आज उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। जाने अनजाने शायद वो अपने दिल में एक उम्मीद लिए बैठा था, या शायद किसी मौजज़े के इंतज़ार में था। जो चाहते थे वो नहीं मिला। वो अपने ख्यालों में मगन था जब पास बैठे इमाम साहब की आवाज़ एक दफ़ा फिर से गूंजी। उसने चौंक कर उन्हें देखा। ज़रूरी नहीं जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिले तो ही तुम खुश रहते। हो सकता है उसे पाकर भी तुम खो देते, या शायद वो चीज़ तुम्हारे नसीब में लिखी ही ना गई हो। इमाम साहब उसे देखते हुए बोले, जो गहरी सोच में था। अगर वो मेरे नसीब में नहीं थी तो मुझे उससे मोहब्बत क्यों हुई? अज़लान उनकी बातें सुनकर बोला, वो जैसे अपने सवालात के जवाबात चाहता था। ये तो अच्छा हुआ ना कि तुमने मोहब्बत को महसूस किया। यहाँ आजकल दुनिया में कितने कम लोग ऐसे हैं जो सच्ची मोहब्बत को महसूस करते हैं, उसका हर एक पल जीते हैं। तुम्हारा काम था मोहब्बत करना और अपनी मोहब्बत को दुआओं में मांगना। अब अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें नहीं दी। तुम इस सिचुएशन को 2 तरीक़ों से सोच सकते हो। एक ये कि तुमने अल्लाह से कितनी दुआएं की, फिर भी उसने तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे दूर कर दिया। और दूसरी, अगर उसने तुम्हें दूर किया तो क्या पता उसने तुम्हारे नसीब में उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स रखा हो, जो तुम्हारी मोहब्बत से भी काफ़ी हिस्से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हो। या अल्लाह पाक तुम्हें आजमाना चाहता हो, तुम्हें अता ना करके तुम अपने रब से दूर हो जाते हो या उसके करीब होते हो। इमाम साहब मुस्कुराते हुए बोले। अज़लान उनकी बातों को दिल में उतरता महसूस कर रहा था। अभी कुछ देर पहले जो उसके दिमाग में सवालात चल रहे थे, उसे महसूस हुआ जैसे बिना बोले किसी ने एक एक सवाल का जवाब दे दिया हो। वो हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ उठाए। मेरे रब, अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ़ फरमा। तेरा शुक्र है तूने मुझे इस आजमाइश के लिए चुना। मेरे रब, मेरी मोहब्बत को हमेशा खुश रखना। दुआ मांगकर उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे और इमाम साहब की तरफ देखा, जो बहुत गौर से उसे देख रहे थे। वो अज़लान को बहुत अच्छे से जानते थे। वो उन्हीं से कुरान पढ़ा था। वो अक्सर उसे लंबी लंबी दुआएं मांगते देखा करते। कहीं ना कहीं बिना कहे वो उसके दिल की बात जान गए थे। आज जब वो यूं मायूस और उदास बैठा था तो वो उसके करीब आए और उससे बातें करने लगे, और जैसे इन बातों से उसके सवालों के धागे खुलने लगे, अज़लान उठा और उनसे गले मिलकर मस्जिद से बाहर निकल गया। वो जो पहले अपने आप पर बोझ महसूस कर रहा था, अब वो बहुत हल्का हो गया था। माहम और अफराह हुरिया को पार्लर से लेकर घर पहुंच गई थी। कुछ ही देर में बारात आने वाली थी। वो उस वक्त अपने कमरे को आखिरी नज़रों से देख रही थी, माना कि दोबारा वो उस कमरे में आएगी, पर सिर्फ मेहमान बनकर। आज आखिरी बार वो हक से कमरे को देखना चाहती थी, जहां उसका सारा बचपन बीता। कमरे को देखते देखते उसकी नज़र आईने में पड़े अपने अक्स पर पड़ी। ये मैं हूँ? वो हैरानगी से अपने सामने अपने अक्स को देखकर बोली। डीप रेड
डीप रेड कलर का लहंगा कुर्ती पहने, बालों को खूबसूरत जूड़े की शक्ल दिए। पार्लर वाली ने उस पर दुपट्टा सेट किया, गले और हाथों में ज्वेलरी पहनी। पर जिस बात पर वो चौंकी थी वो ना तो लहंगा था और ना ही ज्वेलरी, वो उसका चेहरा था जिस पर मेकअप आर्टिस्ट ने अपनी कमाल महारत दिखाकर उसका वो दाग छुपा दिया था। ये तो मुकम्मल छुप गया। वो अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानगी से बोली, वही दाग जिसकी वजह से कितने ही लोगों ने उसे धुतकारा था, कितनी गलत बातें की थी। वो खोए हुए अंदाज में अपने चेहरे को देख रही थी। हुरिया आपी, असद भाई बारात लेकर आ गए। माहम चहकती हुई कमरे में दाखिल होकर बोली। वो बिल्कुल डोल लग रही थी। हुरिया उसकी आवाज़ सुनकर अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकली। वो बस इतना ही बोल पाई। माहम उससे न जाने कौन कौन सी बातें कर रही थी। थोड़ी देर में उसका निकाह हो गया। माहम और अफराह उसे अपने घर के गार्डन में बने स्टेज पर ले आई, जहां असद पहले से ही बैठा था। हुरिया को उसके साथ बिठा दिया गया। सभी उस नए जोड़े को मुबारकबादें दे रहे थे। हेलो कज़न। माहम अपनी ही धुन में सेल्फियां बनाने में मसरूफ थी जब पास इसे जैन की आवाज़ आई। उफ, किसकी शक्ल देख ली। या अल्लाह, पूरे इवेंट अब मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। वो उसे देखते ही हाथ उठाकर दुआ करते बोली, ओह हेलो, तमीज़ से बड़ा हूँ मैं तुमसे। वो अपने बालों में हाथ फेरता स्टाइल से बोला, बड़ा, एक माँ बड़ा, बड़े आए बड़ा हूँ। वो पहले हंसकर और आखिर में उसकी नकल उतारते बोली, वैसे लगता है लोगों को अपने बारे में बात बर्दाश्त नहीं होती अभी तक। जैन उसे चिढ़ाते हुए बोला, हार, रियली? एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा। माहम अपने बाल पीछे झटकते हुए बोली, हाँ एक दफ़ा, वो भी पूरे 20 नंबर ज़्यादा। जैन उसके गुस्से से फूली नाक को देखकर बोला, जो कि लाल हो चुकी थी, अब देखना तुम सेकेंड ईयर में तुमसे ज़्यादा नंबर लूँगी और तुमसे पहले मेडिकल में एडमिशन भी लूँगी। माम गुस्से से बोलती वहां से जाने लगी जब जैन की आवाज पर एक बार फिर मुड़ी, अरे कजन, गुस्सा क्यों होती हो? देखो अब तो डबल रिश्ता हो गया। पहले मैं तुम्हारा कजन था, अब तुम्हारी बहन का देवर भी हूँ, तो इस नाते तुम्हारा फर्ज बनता है अपने इस हैंडसम कजन प्लस बहन के देवर की अच्छी सी खातिरदारी करो। चलो खाने को कुछ ला कर दो। जैन उसे तंग करने का पूरा मूड बना चुका था और वो जानता था कि उसका पारा चढ़ चुका होगा। अपनी भाभी के देवर साहब, अल्लाह ने इतना लंबा कद दिया है तो अपनी 2 गज की टांगें भी चलाओ और जाकर वहां काउंटर से खाना डालकर ठूंस लो, ओके? वो चिढ़ते हुए बोली और उसकी एक भी सुने बगैर आगे बढ़ गई। इसके बहुत पर निकल आए हैं, पर जैन जानता है पर कैसे काटे जाते हैं। जब मेरा रिजल्ट इससे 10 गुना बेहतर आएगा, ये चिड़िया फड़फड़ाना बंद कर देगी। फिलहाल मेरे बड़े भाई की शादी है जो कि मेरे बगैर अधूरी है। जानता हूँ सब बिल्कुल भी मेरे बगैर एंजॉय नहीं कर रहे। मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए। वो खुद से ही बातें करता, खुद की ही तारीफ करता स्टेज की तरफ बढ़ा। 1 घंटे के बाद हुरिया की रुखसती हो गई। वो अपनों को छोड़कर हर लड़की की तरह एक खूबसूरत नई दुनिया बसाने चल दी। असद के घर उसके कुछ रिश्तेदार थे। सहर और जैन ने खुशी से हुरिया का उस नए घर में इस्तकबाल किया। कुछ छोटी मोटी रस्मों के बाद उसे असद के कमरे में लाकर बिठा दिया गया। सजे बेड पर वो अपना लहंगा फैलाए बैठी थी। कंफ्यूज होती वो अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। कुछ देर के बाद उस कमरे में असद दाखिल हुआ। सामने बेड पर अपना इंतजार करती हुरिया को देखा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें जोर से मींची, जैसे कुछ सोचकर आंखों में मिर्चें लग गई हों। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करता उसके पास आकर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, हुरिया ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हो। हुरिया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारी खूबसूरती को नजराना पेश करने के लिए एक अदना सा तोहफा। असद ने जैसे ही रटे रटाए जुमले बोले और अपनी पॉकेट से एक डब्बी निकाल कर हुरिया की तरफ बढ़ाई। शुक्रिया। हुरिया उसके अल्फाज सुनकर कंफ्यूज सी हुई और उसका तोहफा कपकपाते हाथों से लिया। हुरिया, तुम नहीं जानती मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो शायद मैंने कभी जिंदगी में किसी से नहीं किया। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ दोगी? असद ने अपना हाथ उसके सामने फैलाकर कहा। हुरिया को यह सब एक ख्वाब की मानित लग रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी क्या सच में कोई उससे मोहब्बत करता था। उसने अपनी किस्मत पर रश किया और अपने सामने बैठे शख्स के हाथ पर अपना कपकपाता हुआ हाथ रख दिया। मैं वादा करती हूँ कि सारी जिंदगी आपका साथ दूंगी। वो होले से मुस्कुरा कर बोली। उसके अल्फाज सुनकर असद मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ तो अजीब था जो फिल वक्त हुरिया नहीं देख पाई थी।
भाई लेकिन इतनी अचानक क्यों जा रहे हो? हामिद यूं अचानक से अजलान को पैकिंग करते देख हैरान हुआ। उसने कुछ देर कबल ही सबको बताया था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है और वहीं रहकर नौकरी ढूंढेगा। तुझे बताया तो है, यहाँ नौकरी मुश्किल है मिलना, और यूं बार बार यहाँ से वहाँ जाकर नौकरी की तलाश करना और भी मुश्किल। अच्छा होगा अगर वहीं रहकर नौकरी ढूंढूं। वो कपड़ों को बैग में रखते हुए बोला। पर भाई यहीं ढूंढ लो, पहले अब्बा चले गए, अब आप तो मत जाओ। वो उदास लहजे में बोलकर बेड पर बैठ गया। अजलान का हाथ एक पल को रुका था। हामिद, मैं कई सालों से नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। वहाँ की एक कंपनी में नौकरी मिलने के पूरे चांस हैं, और इसके बाद तो वहीं रहना पड़ेगा ना। तो अच्छा है ना अभी चला जाऊँ, दिन रात लगाकर एक नौकरी तो ढूंढ लूँ। कल को किरण को यूनिवर्सिटी भेजना पड़ेगा तो खर्चे और भी बढ़ जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। हाँ भाई, मैं सब समझ रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, और जो आपने नहीं भी बोला। वो जताते हुए लहजे में बोला। तुम गलत समझ रहे हो अजलान। उसने उसके इतने यकीन से कहने पर नजरें फेरी। जगह छोड़ने से कोई फायदा नहीं, दिल से निकालो तो बात बनेगी। हामिद के बोलने पर उसके हाथ थमे। तुम गलत सोच रहे हो। जगह बदलने से सोचों के समंदर नहीं रुकते। मैं वहां जाने का बहुत पहले सोच चुका था। तुम यहाँ अम्मी और किरण का ख्याल रखना। मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई अब छोटा नहीं रहा। मुझे यकीन है तुम यहाँ सब संभाल लोगे। दुकान पर मैंने रफ़ीक को बिठा दिया है, वो सब संभाल लेगा। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया करना। किरण के फाइनल करीब है, उसकी भी मदद करना और उसे रोज़ टेस्ट लेना, और अम्मी का ख्याल रखना। वो उसे समझा रहा था और साथ साथ पैकिंग भी कर रहा था। हामिद सर झुकाकर सुन रहा था। आई लव यू भाई, वो बोल रहा था जब अचानक हामिद उसके गले लगकर नम लहजे में बोला। इस वक्त न जाने अजलान को क्या हुआ कि उसकी आंखें भी भीग गईं। पागल ऐसे नहीं रोते। मैं 2-3 महीने बाद चक्कर लगाऊंगा, तुम दुआ करना। वो उसको खुद से अलग करते हुए उसके बाल बिगाड़ते बोला और बैग की जिप बंद की। हामिद ने आगे बढ़कर बैग पकड़ा। दोनों कमरे से बाहर निकले तो सहन में सर झुकाए किरण खड़ी थी और पास ही माजिदा बेगम चारपाई पर बैठी थी। वो उन दोनों से मिलकर हामिद के साथ बाइक पर बैठकर बस स्टेशन पहुंचा। ख्याल रखना, कोई भी मसला हो फ़ोन कर देना। और एक दफ़ा फिर गले लगे वो दोनों। अजलान बस में दाखिल हो गया। कुछ देर के बाद बस चल पड़ी। वो आज अपनी ज़िंदगी के नए मोड़ की तरफ बढ़ा था। अपने इस मोड़ पर न जाने उसने क्या कुछ देखना था। कितनी मुश्किलात से भरा होने वाला था ये सफ़र, कोई नहीं जानता था। वो रात के 11 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुंचा। बस स्टेशन पर उसको उसका दोस्त अरसम लेने पहुंच चुका था। अरसम उसे अपने घर ले आया। सबसे मिलकर वो दोनों छत पर सोने चले गए। यार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। जिगर, ये तेरा भी अपना घर है, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। अरसम मुस्कुराकर बोला। ये तो तेरा बड़ापन है, लेकिन मैं हर महीने यहाँ रहने का किराया दूंगा। अजलान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। अब इतना पराया करेगा, तुझसे किराया लूंगा? अरसम अफसुर्दगी से बोला। अब ये बात तो तुझे माननी पड़ेगी, वरना मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। अजलान संजीदगी से बोला। वो जानता था अरसम कभी उससे किराया नहीं लेगा, पर वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने किराए की बात की थी। उसकी बात पर अरसम का चेहरा उतर गया। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले ये बता के तू इतनी अचानक कैसे आ गया? अभी कल ही तो बात हुई थी, तेरा तो दूर दूर तक आने का प्लान नहीं था। अरसम अपने जहन में आने वाले सवालात को जबान पर लाते हुए बोला। बस यार, बार बार इंटरव्यू देने आना काफ़ी मुश्किल था, तो सोचा यहीं आ जाओ। वो अपने माथे पर बिखरे बालों को हाथ से पीछे करते बोला। नहीं, ये बात नहीं हो सकती। मैंने कई दफ़ा तुझे यहाँ आकर रहने का बोला, पर तू हर बार नफ़ी कर देता। अब यूं अचानक आ जाना, नहीं, असल वजह बता। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। नहीं यार, अब्बा यूं चले गए ना, तू जानता है सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। बस अब जी जान लगाकर जो अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूँ। कुछ महीनों बाद किरण को यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाना है। वह हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। बस यही वजह है? अरसम खोजते हुए अंदाज में बोला। तो अजलान ने चेहरा मोड़ लिया। तो और क्या वजह हो सकती है? वो दीवार पर अपने दोनों हाथ रखकर सामने देखते हुए बोला। उस दिन तूने मुझे बताया था कि तू हुरिया के घर रिश्ता लेकर जा रहा है। इसके बाद तूने कुछ बताया नहीं, क्या बना इस रिश्ते का? अरसम कहीं ना कहीं जानता था कि वो कुछ छुपा रहा है। उसके सवाल पर कुछ पल के लिए अजलान ठहरा। आज उसकी शादी थी, वो बस इतना ही बोला। उसके लहजे में क्या कुछ नहीं था। क्या शादी? मतलब कैसे, क्यों? अरसम चीखा था। आहिस्ता बोल, सारा मोहल्ला इकट्ठा करना है क्या?
वो थोड़ा सा हंसकर बोला। अरसम को उसकी हंसी बहुत खली थी। अजलान तू ठीक है? अरसम उसके हंसते चेहरे को देखकर बोला। ठीक, पता नहीं, शायद, वो खोए हुए लहजे में बोला। अरसम को उसका लहजा टूटा बिखरा महसूस हुआ, इसीलिए यहाँ आ गया। पता नहीं, इतना सही जवाब आया। मुझे शुरू से बता क्या हुआ था। अरसम ये सब सुनकर काफ़ी शौक में था। वो अजलान की मोहब्बत का वाहिद गवाह था। वो उसके दर्द का लेवल महसूस कर सकता था। चाचू को अमीर दामाद चाहिए था। मैंने तेरे कहने के बाद फौरन जाकर रिश्ते की बात की। अब्बा ने बोला भी था कि चाचू नहीं मानेंगे, पर मैं नादान उन्हें मना कर ले ही गया। वहाँ चाचू ने काफ़ी बुरी बातें कही और रिश्ते से इनकार कर दिया। अब्बा ने उसी बात को दिल पर ले लिया और हमें तन्हा छोड़कर चले गए। अजलान ने नम लहजे में सब बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था अरसम, अगर मैं अब्बा को मना कर ना ले जाता और वो इतना कुछ ना बर्दाश्त करते तो इस दुनिया से ना जाते, शायद आज भी यहीं होते, है ना? ऐसा ऐसा हो सकता था ना? मैं उस लम्हे खुद गर्ज हो गया था। मैं उस लम्हे बहुत खुद गर्ज हो गया था। वो बोल रहा था और उसकी आंखों के रस्ते आंसू गालों पर बह रहे थे, जो शायद उसके अंदर के दर्द का 1% भी ना थे। ना मेरे यार, ऐसी बात ना बोल। तूने कुछ गलत नहीं किया। अंकल की जिंदगी इतनी ही थी, बस कोई जवाब तो बनना ही था। तूने रिश्ता भेजकर बिल्कुल भी गलत नहीं किया। वही नासमझ हैं जिन्होंने तेरे जैसे हीरे को इनकार किया। अरसम उसके कंधे पर थपकी देते हुए बोला। हीरा? इन सब बातों को छोड़, कल मेरा इंटरव्यू है। पता नहीं नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मुझे यहाँ ट्यूशन अकेडमी का बता, वहाँ पढ़ाना शुरू कर दूँ। इस्लामाबाद जैसे शहर में रहना है तो खाली जेब के साथ तो नहीं रह सकता ना। वो इस टॉपिक को टालते हुए बोला। अरसम ने भी मजीद बात करना मुनासिब ना समझा और उसे कुछ अकेडमीज का बताने लगा। आज उसका वलीमा था। वो बहुत खुश थी। आईने के सामने खड़ी वो अपने आप को देख रही थी जब असद कमरे में दाखिल हुआ। वलीमे की मसरूफियत की वजह से वो भी काफ़ी थक गया था। वैसे तुम हो तो भला की खूबसूरत, कोई पागल ही ऐसा होगा जो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा ना होगा। अजलान भी इसलिए तुम पर मर मिटा होगा। हुरिया को अपने पीछे असद का अक्स नजर आया। उसके अल्फाज सुनकर उसके चूड़ियां उतारते हाथ वहीं पर रुक गए। असद उसे देखते 2 कदम ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा और टिशू पकड़कर उसके दाएं तरफ खड़ा हो गया। हुरिया उसकी बात को इग्नोर करती अपने काम में मगन हुई। खूबसूरती भी तब तक दिल को भाती है जब तक उस पर कोई दाग ना हो। वो उस टिशू से उसका गाल साफ करते हुए बोला। टिशू पर बेस लग रही थी। ब्यूटिशियन ने महारत से जो उसका दाग छुपा दिया था, अब उसे असद बेदर्दी से साफ करके जाहिर कर रहा था। वो नासमझी से असद को देख रही थी। वो देखो शीशे में, अब तुम्हें अपनी असलियत मालूम हो ही रही होगी। असद उसके चेहरे को हाथ में दबोच कर सामने उसका रुख आईने की तरफ करते हुए बोला। हुरिया ने सामने देखा तो उसका दाग अब नजर आ रहा था। उसकी आंखें नम हो गईं। इस दाग में मेरा क्या कसूर है? ये तो बचपन का है। वो नजरें नीची करते बोली। मेरे सामने जुबान दराजी करोगी? वो गुस्से से उसका बाजू मरोड़कर कमर को लगाते हुए बोला। आज छोड़ें। वो चीखी थी। हाथ को मरोड़ने से उसकी चूड़ियां टूटी थी। अमीन की बेटी हो तो जबान तो तेज होगी ही ना। वो उसे बालों से पकड़कर अपनी तरफ रुख मोड़ते हुए बोला। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ें। वो रोते हुए बोली। आइंदा मेरे सामने यूं ऊंची आवाज में बात मत करना। तुम्हारा आशिक नहीं हूं मैं जो सब कुछ सुन लूंगा। औकात में रहोगी तो अच्छा होगा। वो उसे एक झटके से छोड़ते हुए बोला। हुरिया अपना तवाजुन बरकरार न रख पाई और जमीन पर जा गिरी। असद उसके हाथ पर पांव रखकर आगे बढ़ा और कमरे से निकल गया। आह अम्मी, वो अपने हाथ को उठाते हुए बोली। और यूं असद का रवैया एकदम बदल जाने पर शौक में थी। अभी कल ही तो वो उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था और अब ये क्या था? वो माउफ दमाग के साथ काफ़ी देर वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद खुद को संभाल कर वो चेंज करने वॉशरूम में घुसी। अफराह आज 3 दिन की छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी आई थी। हाथ में फाइल पकड़े वो कंधे पर बैग डाले क्लास में दाखिल हुई। पूरी क्लास में नज़र दौड़ाई पर वो कहीं ना दिखा। वो बेदिली से अपनी दोस्त के साथ आकर बैठ गई। हामिद ने उससे बात करना बंद कर दी थी। काफ़ी बार कोशिश करने पर भी अफराह उससे बात नहीं कर पाती थी, लेकिन अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। वो अब उससे 2 टोक बात करना चाहती थी, पर शायद वो आज भी नहीं आया था। वो मायूसी से सर झुकाए बैठी थी। तभी सर के साथ वो कमरे में दाखिल हुआ। वो चलता हुआ दूसरी रो में आया और अपने दोस्तों के साथ बैठा। अफराह ने मुड़कर उसे देखा, पर वो अपने दोस्त से बात करने में मसरूफ हो गया। सर ने लेक्चर मुकम्मल किया और क्लास से बाहर चले गए। अफराह अपनी सीट से उठकर उसके करीब आ खड़ी हुई। मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसकी दाईं तरफ खड़ी होकर बोली। वो उसे इग्नोर करता अपने दोस्त के साथ ही मसरूफ रहा।
मुझे तुमसे बात करनी है, तुमने सुना नहीं? उसके रजिस्टर को पकड़कर डेस्क पर रखते हुए वो दोबारा बोली, पर इस दफ़ा लहजा तेज था। उसकी इस हरकत पर हामिद ने सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर अपने आसपास देखा। काफ़ी स्टूडेंट्स उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। चलो, वो सर्द लहजे में बोल कर उठा। अफराह शुक्र करती उसके पीछे चल दी। कॉरिडोर के आखिरी हिस्से पर जाकर वो रुका और उसकी तरफ मुड़ा। बोलो, क्या बात करनी है? वो सर्द लहजे में बोला। उसके अंदाज पर अफराह ने अपना हलक तर किया और बोलने की कोशिश की। तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो? मेरे फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठाते। वो अपने सवाल ज़बान पर लाते हुए बोली। बड़ी भोली बन रही हो, जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। वाह, वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोला। उसके अंदाज पर अफराह के अंदर कुछ टूटा। हाँ, मुझे नहीं पता, तुम बताओ क्या वजह है? वो खुद को संभालते हुए बोली। देखो अफराह, मुझसे दूर रहो। आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि मैं उठाने वाला नहीं हूँ। इस तरह बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे बाप को पता चल गया तो घर बिठा देगा तुम्हें वो तेज़ लहजे में कहता आगे बढ़ गया। अजलान भाई को अगर हुरिया से मोहब्बत थी और अब्बा ने रिश्ता नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो जा रहा था जब पीछे से अफराह की नम आवाज़ सुनाई दी। वो एकदम पलटा। तुम्हारी ये गलती है कि तुम उस बाप की बेटी हो जिसे सिर्फ पैसों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तुम तो उसकी बेटी हो सकता है तुम भी उसी की तरह कमज़र्फ ही निकलो। मुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। वो भरपूर तंजिया अंदाज में बोला, बिना ये एहसास किए कि उसके अल्फाज सामने खड़ी लड़की पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं। इतने भी बुरे अल्फाज मत बोलो कि कल को पछताने से भी कोई फ़ायदा ना हो। अगर एक दफ़ा मैं टूट गई ना हामिद, तुम चाह कर भी नहीं जोड़ पाओगे। किसी और की गलती की सज़ा मुझे मत दो। वो रोते हुए बोली। उसके यूं रो देने पर हामिद चेहरा फेर गया। माफ़ करना, तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद किया। मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, पर शायद मैं गलत थी। सॉरी। वो अपना चेहरा साफ करती वहाँ से निकल गई। उसके जाने के बाद काफ़ी देर वो वहीं खड़ा रहा। गुस्से में उसने वहीं ज़मीन पर पड़े कैन को पाँव से ठोकर मारकर हवा में उड़ाया। फिर तुमने क्या सोचा? आगे क्या करना है? मरियम बेगम असद के स्टडी रूम में दाखिल होकर बोली। बस 1 महीना, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसे। जब 1 महीने बाद ही वो तलाक लेकर जाएगी तब अमीन की सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी, सारी अमीरी निकल जाएगी। वो सर्द लहजे में बोला। 1 महीना कुछ ज़्यादा नहीं, अगर 1-2 हफ्ते बाद छोड़ दो तो ज़्यादा असर होगा। सारे ज़माने में बेइज्जती होगी कि बेटी 2 हफ्ते बाद ही तलाक लेकर आ गई। मज़ा ही आ जाएगा। मरियम बेगम हंसते हुए बोली। देखूंगा, जब मुनासिब लगेगा तब छोड़ दूंगा। छोड़ने का इल्ज़ाम भी तो पता हो क्या लगाऊंगा? वो फाइल बंद करते बोला। क्या? मरियम बेगम फ़ौरन बोली। अभी क्यों बताऊं? सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, उसी दिन मालूम होगा। वो हंसता हुआ बोला। मरियम बेगम भी हंस दी। वो दोनों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग पर यूं हंस रहे थे जैसे उन्हें एजाज़ी सनद से नवाजा जाएगा। तुम यहाँ मुंह उठाकर क्यों खड़ी हो? जैन अपनी बाइक पर कॉलेज से वापस जा रहा था जब रास्ते में दरख्त के नीचे माहम को देखा तो फ़ौरन वहाँ पहुँचा। बस अभी तक नहीं आई, इसीलिए खड़ी हूँ। और क्या मुझे शौक नहीं है इतनी गर्मी में यहाँ खड़े होने का? वो गुस्से से बोली। तो मैडम रिक्शा लेकर घर चली जाती, जो पागलों की तरह सुनसान जगह पर खड़ी हो। जैन को उसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। वो उस जगह तकरीबन अकेली ही खड़ी थी, कोई नहीं था इर्द गिर्द। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, पैसे होते तो कब की चली जाती। इतनी गर्मी में सर न खपा रही होती अपना। वो बोलते बोलते रो देने को थी। वो खुद वहाँ अकेला होने की वजह से काफ़ी डर रही थी। बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। वो बाइक स्टार्ट करते बोला। मैं अनजान लोगों के साथ नहीं जाती। माहम चेहरा मोड़कर बोली। हाँ, मैं अनजान हूँ? वो हैरानगी से बोला। मगर माहम ने चेहरा मोड़े रखा। चलो ठीक है, जब कोई अपना दिख जाए तो उसके साथ चली जाना। वो गुस्से से बोलता बाइक को आगे बढ़ाने लगा। अरे अरे, गुस्सा क्यों करके जा रहे हो? मैं तो मजाक कर रही थी। तुमसे ज़्यादा अपना कौन हो सकता है? मेरी बहन के देवर, रुको। वो झट से बाइक के पिछले स्टैंड को पकड़ते हुए बोली। जैन मुस्कुरा दिया। बैठो जल्दी से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। वो अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोला। माहम शुक्र अदा करती झट से उसके पीछे बैठी और बाइक आगे बढ़ गई। बहन के देवर, बहुत गर्मी है, ऊपर से मैं कंगाल हूँ, आइसक्रीम तो खिला दो। वो बेचारगी से ऊंची आवाज़ में बोली। भाभी की बहना, मैं खुद इस वक्त कंगाल हूँ, घर जाकर अपने अब्बा हजूर से मंगवा कर आइसक्रीम खा लेना। वो भी उसी के अंदाज में बोला। कंजूस कहीं के, अब्बा हजूर तो आइसक्रीम की जगह छित्तर ही मारेंगे। वो मुंह बिसोर कर बोली तो जैन का कहकहा बुलंद हुआ।